वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में मैं हूं आपकी होस्ट फरहा औरंगज़ेब। और आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा जो है हम शुरू करना चाह रहे थे थोड़ा एनर्जी के साथ, लेकिन अब हम थोड़ा सा क्योंकि सानहे के बारे में तो सबको पता ही है, गुल प्लाज़ा सानहे के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और थोड़ा सा अफसुर्दा हो गए हैं आज के प्रोग्राम में हम, इसलिए क्योंकि ये जो सानहा कराची में एक छोटा सा हादसा सानहे में तब्दील हो गया और हम सबको ही इसने अफसुर्दा कर दिया है। बेशक ऐसा ही है और हम माज़रत ख्वाह भी हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपके साथ जो है वो लाइव नहीं रहे। उसकी ख़ास वजह ये थी कि फ़रा और हमने यही कोशिश की कि हम अपने जो नाज़रीन हैं उन तक तमाम मनाज़िर, तमाम जो हकीकतें हैं वो जो है वो समझ लें लाइव पहुँचाएँ। तो इसलिए हमारी कुछ समझ लें कि अपनी टाइमिंग्स के कुछ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से हम इसको जो है आप तक पहुँचाते तो रहे प्रोग्राम, लेकिन अक्सर रिपीटेशन की फॉर्म में ही अक्सर हमने आपको वो तमाम चीज़ें दिखाई जो कि ख़ास करके साने गुल प्लाजा के हवाले से हम वहाँ पर मौजूद होकर देख रहे थे। और एज अ मीडिया वर्कर हमारा ये फ़र्ज़ भी था कि वक्तन फ़वक्तन और गाहे बगाए मतलब हम आपको एक एक चीज़ से अपडेट रखें, ताकि आप लोगों का भी ये पूरा हक है जानने का कि अगर मुल्क में इस तरह का कोई सानहा हो जाता है तो एक छोटी सी आग, एक छोटे सा हादसा इतना बड़ा साने, इतने बड़े सानहे में तब्दील हो गया और इतने लोगों की जानें ले गया। कराची में ये पहला वाक़या नहीं है ऐसा, इससे पहले भी हमने बहुत सारे हादसे देखे हैं जिसमें कई जाने, मासूम जाने, हम कहेंगे कि मासूम जाने जो है वो मासूम जानों का ज़िया हुआ है। और नुकसान, माली नुकसान अपनी जगह बिल्कुल करेंगे ना कि हुकूमत को, अब हर कोई ये कह रहा है कि क्रिटिसाइज करे कि हुकूमत की गलती है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जी गफलत है, कोताहियां हैं, लेकिन किसी एक को टारगेट करना ये दुरुस्त नहीं है। अगर वहाँ पे इंतजामिया थी, पहले से एहतियाती तदाबीर हम क्यों नहीं अपनाते? मुझे लगता है हमें ना अपने प्रोग्राम में फरा रोजाना के बुनियाद पे ये एहतियाती तदाबीर बतानी पड़ेगी सब लोगों को, ताकि कोई भी जो है ना जानी नुकसान से या माली नुकसान से जो बच सके। माली नुकसान तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जानी नुकसान जो है ना, जिस तरीके से आप वहाँ मौजूद हैं, आपने आहो बका सुनी, खवातीन से आपकी जो है वो बात हुई थी, हम वहाँ मौजूद थे और उस मनाजिर को ना जब हम लोग आज भी महसूस करते हैं तो यकीनी तौर पर एक अलग सी कैफियत आ जाती है कि वाकई में हम इस शहर में रहते हैं जो इतना हम कहते हैं कि मॉडर्नाइज सिटी है, सेफ सिटी है, कैमरे लग गए हैं, ई चलान हो रहे हैं, लेकिन हम इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सके। तो जो फेलियर है, और अगर इस फेलियर को हमें एक्सेप्ट करना होगा, हुकूमती सतह पे करना होगा, इंतजामिया की सतह पे करना होगा, बाइसे शहरी हमें इस चीज़ को सोचना भी होगा। हम अगर कहीं दुकानें भी ले रहे हैं फरा, या हम कहीं अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी खुद से भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, अब हम एक दूसरे पे ब्लेम करने से ये बेहतर है कि अब हम आने वाली जो हिकमत अमली हमारी हो वो इस तरह की हो जिसमें इस तरह के हादसा से बचा जा सके, या अगर इस तरह का कोई हादसा हो भी जाता हो तो माली नुकसान तो फिर भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो जानी नुकसान है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ऐसी हिकमत अमली और इस तरह की जदीद तर्ज की जो है ना फायर सेफ्टीज़ का अपने पास इंतज़ाम रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई हादसा हो भी जाए तो हम बर वक्त उससे निमट सकें और जानों का ज़िया होने से बच सकें। दूसरी जानिब हमें ये बताया गया है, डीसी साउथ ने बताया कि गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जहाँ भाग हुए, जिनमें से 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि 86 अफराद ताहाल लापता बताए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मलबे के नीचे से मुमकिना लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आरजी तौर पर रोक दिया गया था। इमारत में रेस्क्यू एहलकार दोबारा दाखिल हुए। मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत की गिरने का खदशा भी बताया जा रहा है। उन्होंने मजीद ये भी बताया है कि पूरी इमारत को एक बार फिर सर्च किया जा रहा है। मलबे के बाइस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। मलबा हटने के बाद गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग का अमल जारी हो जाएगा। डीसी का कहना है कि लाशों और अहले खाना के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। चंद आज़ा ऐसे हैं जिनका डीएनए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अपने बॉडीज़ तो उनको नहीं कह सकती, ज़ाहिर है वो फिर जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, और वो मुख्तलिफ आज़ा भी वो अब आज़ा ना रहे, वो एक हड्डी सिर्फ इंसान की जो है वो बची है, और उसमें से ज़ाहिर है डीएनए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अब जिनके प्यारे हैं, जिनके अपने चले गए उनसे दूर, अगर उनका अगर सिर्फ एक छोटा सा कोई जिस्म का हिस्सा भी मिल जाए तो ये उनके लिए एक सब्र कह सकते हैं कि उनको एक सब्र आ जाएगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि हमने ये भी देखा जब हम फील्ड में वहाँ पर थे तो बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भी परेशान थे कि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि वो सही सलामत हैं या इस दुनिया से चले गए। तो ये भी देखिए हमारे लिए एक सब्र, अल्लाह ताला इस तरह की सिचुएशन में जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं उनको सब्र अता फरमाए, और उन लोगों के लिए सिर्फ यही जानना उस वक्त
सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो हमारे प्यारे हैं वो अंदर सही सलामत हैं या फिर वो इस दुनिया से जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब जोर दिया जा रहा है कि जी सेफ्टी उसूलों के ऊपर चलना होगा, हमें एहतियाती तदाबीर पर फुल मैकेनिज्म तैयार करना होगा। वहीं हमारे पास सेकंड स्टोरी भी मौजूद है। सेकंड स्टोरी फरा हमारे पास क्या है? बिल्कुल, सेकंड स्टोरी भी हमारे पास इसी हवाले से है और ये भी बहुत अच्छा इकदाम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के अपने हेडक्वार्टर्स में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस हवाले से सवालात इस हवाले से बहुत ज्यादा खड़े हो गए। इस्लामाबाद से खबर है जहां कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के अपने ही हेडक्वार्टर्स में फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की पेशेवराना सलाहियत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसमें 18 साल में भर्ती किए गए स्टाफ की कभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। जराये के मुताबिक कैपिटल इमरजेंसी के पास फायर सर्विस के लिए 250 का फायर स्टाफ मौजूद है और 100 एम्बुलेंस का स्टाफ भी मौजूद है, जबकि उनकी ट्रेनिंग नहीं की गई है। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 23 एम्बुलेंसेस और 20 फायर व्हीकल्स में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास कंट्रोल रूम में व्हीकल ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर भी मौजूद नहीं है कि जिसके थ्रू वो जांच पड़ताल कर सकें। WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस्लामाबाद में 14 स्टेशंस होने चाहिए, जबकि कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के पास सिर्फ 4 स्टेशंस मौजूद हैं, जिसका रिस्पांस टाइम 17 से 50 मिनट बताया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जब हम वहां पर मौजूद थे और हम जब उनसे हमारी फायर ब्रिगेड की टीम से भी बात हुई तो वो हमें बता रहे थे कि 7 से 8 मिनट का टाइम होता है। लेकिन ऐसे में हमने ये भी देखा कि जो बताया जा रहा था कि जब पहली गाड़ी आई है वो 50 से 60 मिनट लेट है, कुछ कहते हैं 45 मिनट लेट है। अब आग तो भड़क उठी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो पानी का मैकेनिज्म था उस पर भी अगर बात करें तो पानी के टैंकर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि सड़कें नहीं बनी हुई तो पानी के टैंकर्स कैसे वहां से आएंगे। कोई इमरजेंसी एग्जिट की हम बिल्डिंग्स की तो बात करें, हमारे अपने शहर में इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, इस पे बड़े सवालात हैं। वही आवाम से जब बात हो रही थी तो आवाम हमें ये भी बता रही थी कि भाई ये जो कराची शहर है ना, इसको कुछ कह रहे थे कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए। आगे भी इस तरह की स्टोरी जो शेयर करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो आवाम ये चाहती है अब इस शहर को पाक फौज के हवाले कर दिया जाए। अब हमने जब उनसे ऑन द स्पॉट सवाल किया कि क्यों ऐसा किया जाए तो उन्होंने कहा देखिए, जब यहाँ बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा पानी आ जाता है, ज्यादा पानी आता है तो हुकूमत से सहा नहीं जाता है, ऐसे में पाक अफवाज को बुला लिया जाता है। हम अगर गटर साफ करने की बात करें तो गटर जब उबलते हुए दिखते हैं, जब हमारे पास बड़े गुजर नाले की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जी आर्मी स्टाफ को बुला लिया जाता है, क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं पाता है। फिर इसी तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग के हादसे को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपने देखा कि फोर्सेस आ गई, आर्मी फोर्सेस आई हैं, तो अब जाके काम पर प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही है, हुकूमत जब नाकाम है तो फिर पाकिस्तान का ये जो शहर है सबसे बड़ा, इसको हवाले कर दें। उसी दौरान जब हमारी कुछ ताजिर बरादरी के लोगों से, रहनुमाओं से बात भी हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर ये हुकूमत सिर्फ चले एक हादसा हो गया, एक सानिया हो गया, अब हम इंतजार पे हैं कि कम से कम हमारे प्यारों की लाशें हमें दे दिए जाएं ताकि हम तदफीन कर सकें, हमें सफर आ जाए, तो तब भी हुकूमत की जानिब से जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई थी। और फिर उनका ये भी कहना था कि अगर अब ये इतने तकरीबन 72 घंटे का जो है वो अरसा गुजर चुका था और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत से ये काम नहीं हो रहा तो ये काम हम खुद भी कर लेते। और अभी हमने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी गर्दिश करती हुई देखी जिसमें उन्होंने खुद बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर जो आज़ा हैं, जिस्मानी आज़ा जो होते हैं, उन्होंने वो जमा करने शुरू कर दिए। रेस्क्यू के जो अमलदार हमने देखे उस वक्त जाए वकवा पर जब मैं और मुख्तार वहाँ मौजूद थे तो हमने ये नोटिस भी किया और हमने सवाल भी किए हुकूमती नुमाइंदों से कि हमें ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू का जो वो अमल है वो बहुत सुस्त रफ्तारी का शिकार है। तो इस तरह से हमने कुछ वीडियोस में ऐसे देखा कि कुछ लोग खिड़कियों से आवाजें लगा रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हमें बाहर निकाल लिया जाए। तो उस हवाले से भी कोई खास इकदाम नहीं किए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं वो कहते हैं ना कि हुकूमत को तो ख्याल जब भी आता है जब कोई सानिया हो जाता है, उससे पहले हमें कोई ख्याल नहीं आ रहा होता। ऐसे में 18वीं तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे। 18वीं तरमीम के हवाले से बताया जा रहा है जहां पे वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से हुई है। दूसरी जानिब वो ये भी बता रहे हैं कि लेकिन इसमें दोबारा इत्तफाक राय से बेहतरी हो सकती है और बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला हुआ है। मजीद राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के वाक़े की तहकीकात भी होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि जी गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी थी और ये
कब प्रोजेक्ट बना और इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। पीटीआई से मुतालिक उन्होंने कहा कि इमरान खान हर मुलाकात को रियासत और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का तरीक़ेकार भी तय कर दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से बात दोबारा करते हुए कहा कि जी ज़िले हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िले हुकूमत को बाइख्तियार बनाना आईनी तकाजा है और जब तक ज़िले हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया, मैं चाहूंगा कि आप इस बयान को बताएं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ज़ाती राय है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असेंबली में ज़ाती राय दी और असेंबली को किसी बात से रोकना मुनासिब नहीं। उनका ये भी कहना था कि ज़ाती राय को जो है वो ज़ाती ही रहने दिया जाए, हर रुकन इजहार राय का इख्तियार रखता है। और वैसे भी ख्वाजा आसिफ ने कब कहा कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुशीर वज़ीर आज़म का कहना था कि 18वीं तरमीम में इत्तफ़ाक़ राय से हुई थी, लेकिन इसमें दोबारा इत्तफ़ाक़ राय से बेहतरी हो सकती है और बेहतरी का रास्ता आइन में खुला है। 18वीं तरमीम हमारा मौक़िफ़ है और उनका उस पर बात भी होनी चाहिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि यही जो मामला सामने आ रहे हैं, जिसमें हम 18वीं तरमीम देख लें, हम इसमें देख लें कि हादसा जब हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जी चीज़ें कंट्रोल से आउट थी या हमारे इख्तियारात नहीं थे, या हम ये भी देख रहे होते हैं कि जी इख्तियारात के साथ साथ जो है ना वो कहते हैं कि जी इतने वसाइल ही नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों का मैकेनिज्म को देखो तो NFC अवार्ड की बात आ जाती है। NFC अवार्ड की अगर बात आती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जी इख्तियारात तो हैं, फंड्स क्या तकसीम हुए, क्या उसमें मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया गया, ये तमाम तो सूरत हाल के ऊपर हम देख रहे हैं कि जी दूसरी जानिब बताया जा रहा है MQM का मुतालबा सामने आया है और मुतालबा जो है वो खास करके हम देख रहे हैं कि जी जो मुतालबा बताया जा रहा है इसके ऊपर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है और मैं चाहूँगा फरा अब मुस्तफ़ा कमाल का एक बड़ा मुतालबा सामने आया, MQM जमात से हैं, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? बिल्कुल, MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं, उनका कहना था कि अब बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है, कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत हमारी नस्ल कुशी हो रही है, लिहाजा वफाकी हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दे। कराची में बहादुराबाद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये शहर ऐसा नहीं था, कितने खून दें और कितने हादसात बर्दाश्त करें, ये इस शहर के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है, ये नस्ल कशी का मसला है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि इंसानों की तसल्लियाँ कोई अहमियत नहीं रखती, MQM बड़ी जमातों में से एक है, हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। वफाकी वज़ीर का ये भी कहना था कि ये ना देखें कि किस लहजे में कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। रियासत से मुतालबा करते हैं कि कराची को वफाक का हिस्सा करार दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर शहर के लिए बात करो तो ये फैशन बन गया है कि कहीं के बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो, आप 18 साल से हैं, आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सज़ा क्यों नहीं देते। मशरक़ी पाकिस्तान में इधर हम और उधर तुम का नारा MQM ने लगाया था। 27 दिसंबर को बेनज़ीर की शहादत पर दुकानें, गाड़ियों और फैक्ट्रियों को आग MQM ने लगाई थी। मुर्तज़ा भुट्टो को भी MQM ने मरवाया, बेनज़ीर के कातिलों को भी MQM ने खुला छोड़ा, मोहतरमा की शहादत पर MQM ने जलाओ घेराव भी किया। पीपल्स पार्टी को बताना चाहता हूं कि आप जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं और भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल का ये भी कहना है कि MQM ने रियासत के साथ ताउन करके रॉ के असलहे को जमा करके रियासत को दिए। रियासत 30 सालों तक रॉ के तसल्लुत को ख़त्म करने में नाकाम रही। रियासत को इस शहर से रॉ के दिए गए असलों के ट्रक भर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये बात देखिए, अब वही बात आ जाएगी जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि अब इतने जितने भी सानिहे होते रहे हैं या माजी में अगर हम सानिहों की बात करें, उन सानिहों की बात करें या अभी जो गुल प्लाजा में रिसेंटली जो सानिया पेश आया, तो हम वही ब्लेम की कहानी हो गई ना मुख्तार, कि आपने उस पर ब्लेम डाल दिया आपने। अब ये जो 50 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, अब हम उस पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अब हो गया है या जो आइंदा हमारी नौजवान नस्ल है या जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो इस तरह के सानिहा तो मुंह देंगे या वो इस तरह की चीजों को फेस करेंगे तो हमें उससे बचना है। बिल्कुल ऐसा ही है, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह। लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ भी मैं एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पर हम यही गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा ये ब्लेमिंग, एक हमारे बहुत अच्छे मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी भी हैं कैस मंसूर ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्लेमिंग वाला गेम अब खत्म होना चाहिए। हमेशा हमने यही देखा कि सियासत होती है कि जी हम नहीं थे तो हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ। ये दौर की बात नहीं है, अब एडमिनिस्ट्रेशन को इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब में हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो बना दी गई हैं, इसी तरह
ना एलोकेट करके ऐसी मार्केट्स, हम तारिक रोड की अगर बात करें तो वहाँ एक बड़ा बाजार है, हम अगर इसकी तरह हैदराबाद की बात करें वहाँ पूरा एक बाजार है, हम हैदरी की बात करें वो एक पूरी मार्केट है, हम इसी तरीके से सदर कोऑपरेटिव मार्केट देखें तो एक पूरा बाजार है, हम अगर वो गुल प्लाजा की बात करें तो वो एक पूरा बाजार है। ऐसे और भी कराची में बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, बिल्कुल मॉल्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। करना ये चाहिए कि जो आप कहते हैं ना कि आपकी जो मशीनरी है, आपकी इमरजेंसी फायर ब्रिगेड की टीम है, एक एक टीम को वहां मुख्तस कर दिया जाए 24 घंटों के लिए। अगर किसी किस्म का कोई हादसा रोनुमा होता है, अल्लाह ना करे, तो एटलीस्ट विद इन 5 और 10 मिनट्स में उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा हल बताया गया है और हम भी अपनी हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह के हल होने चाहिए मुतबादल तरीके से, ताकि ये ब्लेमिंग और ये खास करके जो गेम किया जा रहा होता है ना आवाम को, जो दूसरी जानिब एक हवा देने की कोशिश की जाती है, तो रियासत जो है वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि सियासत से हटकर आवाम की जो मुश्किलात है, आवाम के जो मसाइल हैं उस पर जो है तरजीह दें और उसको हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जी जिस तरह अब तो पाकिस्तान में हम शहर कराची देख रहे हैं, यहाँ पे पीस नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया भर में भी पीस की बातें हो रही हैं। ऐसा ही कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान समेत तो कौन से ममालिक हैं जो कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं, इस हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं। पाकिस्तान समेत गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले दीगर ममालिक के नाम सामने आ गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तश्कील दिए गए गजा बोर्ड ऑफ पीस में अब तक पाकिस्तान समेत 19 ममालिक शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात बोर्ड में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, हंगरी, कोसोवो, मराकश और वियतनाम ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान किया है। गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर की जानिब से गजा बोर्ड में शमूलियत पर भी रजामंदी जाहिर की है, जबकि वाज़े ये किया जा रहा है कि इस बोर्ड का मकसद गजा की बहाली के उमूर की निगरानी बताया गया था। हम इस चार्टर में इसका दायरा कार सिर्फ गजा तक महदूद नहीं किया गया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुतालबा कर रहा है कि वो ट्रंप की सरबराही में कायम इस बोर्ड का हिस्सा बने, जिसमें मुस्तकिल निशस्त के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी खबर जब सामने आई है तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद हो गए, उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। अब देखना यह है फराह के ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, क्या इसमें जो अगराज़ो मकासद हैं क्या वो पूरे होंगे? और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी इतने सारे ममालिक, 19 ममालिक के नाम शामिल किए गए, तो क्या ये सब गजा के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे? और गजा में अमन अगर चाहिए तो वाकई में जितने भी ये हमारे ममालिक हैं, क्या इनका अपना आउटपुट होगा? एक तहरीरी फैसला तो हो जाता है, तहरीरी तौर पर बातें लिख तो जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। जैसे हम बहुत अरसे से ये देख रहे हैं, अब इस जो है गजा मामले को काफ़ी अरसा गुजर चुका है और अब ये दो रियासती जो हल जिसकी बात कर रहे होते हैं अक्सर हम मुख्तार, तो अब ये चीज़ जो है ना इस पर अमली एक इकदाम होना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट लाजमी अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया भर में सदर ट्रंप की जानिब से जंगों को रुकवाने की बात की जा रही है। जैसे कि वो हमेशा बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाई, लेकिन जहां बात आ जाती है गजा और इसराइल के हवाले से तो हमने ये देखा कि वो इसराइल की हिमायत में ज्यादा नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ रोज से जिस तरह हम लोग आउटडोर वहां मौजूद थे, हमने वो गजा वाली सिचुएशन देखी है सामने। हम इसी तरीके से हमेशा गजा के लिए आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि नेगेटिव बड़े एस्पेक्ट से, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जब ये बात करते हुए दिखाई देते हैं ना, यार कराची को आप लोगों ने इतना सब कुछ बोल दिया, इतना सारी बातें हो रही हैं। ज़ाहिर हकीकतें सारी ये भी हैं कि यहाँ एक नेगेटिविटी ये नज़र आ रही है हमें कि हमारे पास इंतजामिया नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें शहर पाकिस्तान की पूरी बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कुछ बहुत अच्छा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे एक बहुत ही फेमस अदाकार हैं तकी अहमद हैं। बिल्कुल मुख्तार, हम नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ने से पहले एक ब्रेक का हमारे पास टाइम हो गया, ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन तकी अहमद जो है हम उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि तकी अहमद और उनकी छोटी सी बेटी हमारे साथ ऐसा ही वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है और किस तरीके से उन्होंने नॉर्दर्न एरिया में जाके अपना एक सफर किया है और एक अपना उन्होंने अपने आप को चैलेंज भी किया। हम बाकायदा मुलाकात करवा देंगे, मुलाकात करवाते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। ओके जी, वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और खास करके बात हो रही थी
मामा बॉय की बात हो रही थी, मामा बॉय और हाँ जी पापा गर्ल की भी बात हो रही थी। गर्ल। भाई ये पापास गर्ल और मामा बॉयज क्या है, इस हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे। अक्सर आप देखें सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा चल रहा है कि मैं मामा बॉय हूँ, तो ये क्यों है भाई? जाहिर है खवातीन की इज्जत एक जानिब है, लेकिन उसके साथ साथ मामाओं के जो फेवरेट होते हैं ना वो कहते हैं वो बेटे होते हैं। अच्छा, बाबाओं की फेवरेट जो होती है वो बेटियां होती हैं। ये लेकिन जो बात होती है ना, ये सबसे ज्यादा शिकवे करती हैं खवातीन और लड़कियां ज्यादा करती हैं, और अपने भाइयों से भी इसी बात पे लड़ती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। आपने सोशल मीडिया पे मीम्स देखे होंगे ना, पापा की परी। हाँ। तो हम परियां ही हो सकती है ना, आप परे तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो वही फिर किंग या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जी शहजादे जो है ना वो अपनी अम्मियों के या माओं के हो सकते हैं। अच्छा जी, स्टूडियो में जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि आज भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ एक अदाकार मौजूद हैं, सिर्फ अदाकार ही नहीं वर्सेटाइल एक्टर हैं। अब हमने इनको बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा है। तो हमारे साथ तकी साहब भी मौजूद हैं, तकी अहमद साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ उनकी साहबजादी भी मौजूद है हमारे साथ, जिनका नाम है समाविया फातिमा। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है। अच्छा, सुबह सुबह इतनी एनर्जी के साथ आइए, और ताकि साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। ताकि भाई जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग कह रहे थे कि जी बच्चों को ना हम अब खुद प्रमोट भी कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना। अब सोशल मीडिया की लाइफ एक जानिब हम देख रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं 3 साल से आपकी एक एक्टिविटी नजर आ रही है जिसमें आप अपने बच्चों को नॉर्दर्न एरियाज लेके जा रहे हैं, वहां पे सैर तो करवा रहे हैं, लेकिन उनसे स्पोर्ट्स भी हमने देखा कि आप उनके साथ मिलकर स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के साथ मिलकर जो है ना खेलना कूदना। अब तो हमने स्क्रीनिंग टाइम वाली बात उस दिन भी की थी कि स्क्रीनिंग टाइम इतना ज्यादा लोगों ने जो है ना बच्चों को देना शुरू कर दिया कि अब बच्चों के साथ खुद से खेलना कूदना ये बड़ा मुश्किल हो गया। पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे, स्क्रीन टाइम आपने कम किया बच्चों का? जी, सारा जो फोकस था वो था ही ये कि बच्चों का स्क्रीन टाइम खत्म करना है। अच्छा, सिर्फ लेके जाना नहीं होता, ये तो फिर आपका एक टूर हो गया, आप घूम फिर के वापस आ गए। लेकिन अगर उस टूर में कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो फिर वो आपकी रोज की एक्टिविटी बन जाती है। जैसे रोज की हमारी रनिंग होती है, रोज की माउंटेन क्लाइंबिंग छोटी मोटी इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़ी चीज़ के लिए। तो वो आपकी रोज की। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी बच्चों का स्क्रीन टाइम खत्म करने के लिए बच्चों को पहाड़ों पे ले चलें। जो आपका इंटरेस्ट है, जिस तरह से जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, आप उस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। समाविया से ही बात है कि समाविया कितना मजा आया आपको, और क्या क्या आपने वहाँ जो पहाड़ थे, कौन कौन से पहाड़ ऐसे थे जहाँ जाकर आपको बड़ा मजा आया? मेरे तो 3 ट्रिप्स थे और मुझे तीनों में ही मजा आया था। ओह वाओ। तो सबसे कुछ मुश्किल लगा वहाँ पे आपको जाने के बाद? आपने बोला बाबा बस अब ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि हर जगह पे मजा आया था। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे बोल रही है, लेकिन जो आखिरी हमारा टूर था ना, ये -15 to -20 डिग्री हो गया था, और लिटरली हम ऐसे हो गए थे कि यार ये सरवाइव करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम 0 एल्टीट्यूड से गए हैं। अच्छा, ये हमारी स्क्रीन पे भी जो है ना इस वक्त वो दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से आप देख रही हैं कि वो समाविया आगे जाए जा रही हैं और पीछे आप भी मौजूद हैं। अच्छा, ये बर्फ कितनी थी वहाँ पे? कह रहे 3 से 4 इंच की बर्फ थी, ऐसा कुछ? बर्फ तकरीबन 2-2 फुट थी। 2-2 फुट थी। अगर 2-2 फुट थी तो फिर ये तो समाविया गुम रही हुई वहाँ पे। अच्छा, होता ये है कि आगे एक बंदा रास्ता बना रहा होता है, ठीक सही है, तो ये इनके लिए वो रास्ता बन रहा था, लेकिन फिर भी जब ये थोड़ा सा डी ट्रैक हो रही थी तो एफर्ट बहुत लगता है स्नो में चलने में। वो तकरीबन हमने कोई 8 किलोमीटर की स्नो में ट्रैकिंग की थी 8 उस टेम्परेचर में। ठीक। अच्छा, अब ये जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी खवातीन भी जो है ना हाइकिंग की शौकीन होती हैं, और अब बहुत बड़े बड़े पाकिस्तानी खवातीन ने भी श्रीलंका में भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। K2 पहाड़ी की हम बात करें तो सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट की बात करें तो लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका एम कुछ इसी तरीके से? एम तो बेसिकली K2 ही है हमारे पाकिस्तान में। अगर K2 है तो हमने सोचा हुआ यही है कि अब मैं कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये ज़रूर क्योंकि अभी छोटी है, ये कर जैसे जैसे बड़ी होगी इस साल समर्स में हमारा इंशाल्लाह ताला इरादा है कि ये K2 बेस कैंप तक हम जाएं, और अगर हम चले गए तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, ये यंगेस्ट पर्सन होंगी जो K2 बेस कैंप तक गई होंगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और सबसे अच्छी चीज ये वो जो एक बॉन्ड होता है ना, तो भाई ये मुझे बताएं, मम्मा ज्यादा अच्छी लगती है बाबा ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो, मैंने कहा थोड़ी सी मुश्किल में डाल देना चाहिए ना। सवाल बताओ, बाबा ज्यादा अच्छे हैं मामा? मामा मना करती होंगी ना कि इतने जो है ना टफ काम नहीं करो, है ना? कहती होंगी ना मामा के कैसे ख्याल, मामा ख्याल करती होंगी, कहती होंगी ना मामा के यार ये थोड़ा मुश्किल है समाविया, है ना?
इस तरह से कहती मामा। अच्छा समावी, ये बताएं कि वहाँ पे जाके क्या क्या खाया आपने? इतनी दूर आप चले गई तो इतनी ऊपर आपको सब कुछ, चाय मिल रही थी वहाँ पे? आपको तो वैसी कॉफी और चाय लवर है, मैंने सुना है ऐसा। मैं चाय ज्यादा पीती थी क्योंकि मुझे वहाँ का खाना अच्छा वहाँ के खाने अच्छे नहीं लगे। हाँ, बच्चों को तो अच्छे नहीं लगे। एक्चुअली होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एल्टीट्यूड आपका चेंज होता है ना, तो फिर आपके बॉडी ऑर्गन्स उस तरह से काम नहीं कर रहे होते, आपको खाना नहीं खाया, वोमिटिंग आ रही होती है, आपको सर में दर्द हो रहा होता है, नौजिया फील हो रहा होता है, तो खाना आप हमसे नहीं खाया जा रहा होता, तो ये तो फिर बच्ची है, जाहिर है। अच्छा, इतना बड़ा एक चैलेंज भी है ना, छोटी सी बच्ची को इस तरह इतने आप टॉप पे लेके गए हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि ऑर्गन्स भी उसी तरीके से काम नहीं करते, बड़ा चैलेंजिंग है कि आप अपनी बेटी को इस तरीके से इस चैलेंज में डाल देना। तो इसमें आपको कभी घबराहट नहीं हुई, या कोई डॉक्टर्स या कोई ऐसा वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ अलग से मौजूद होता है? अच्छा, घबराहट इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोफेशनल्स के साथ गए थे, टूर रेंजर्स के साथ गए थे हम लोग, तो वहाँ पे वो लोग सारी चीज़ों का लुक आफ्टर वो लोग कर रहे थे। इसके अलावा जो इसके हवाले से चीज़ें हैं, तो फिर मुझे वो फिर चीज़ें देखनी पड़ती थी कि जैसे कोई हेल्दी कुकीज़ हो गई, बट कुछ इस तरह की ट्रैकिंग के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो मैं लेके जाता था, ताकि इसको ऑब्वियसली इसके वो एनर्जी भी चाहिए कि सिर्फ वहाँ जाना नहीं है, वहाँ पे जाके पहाड़ भी चढ़ना है, वो वहाँ पे जाके अपने पुश भी करना है अपने आप को, तो एनर्जी तो चाहिए, तो फिर बड़ा जबरदस्ती और बहुत इसको मिन्नत समाजत कर करके खिलाते थे। अच्छा, कैंप में अब जाहिर वहाँ जाके थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं, तो कोई कैंपिंग वगैरह आप लोगों ने वहाँ की? कैंपिंग इस दफा तो यहाँ पे कॉटेजेस थे, हमने जो इससे पहले किया था टाइगर पीक, वहाँ पे हमने फिर कैंपिंग की थी, वो 0 डिग्री तक टेम्परेचर था, और उसको हम तकरीबन थे 13,000 फीट पे थे हम लोग। वहाँ पे हमने जो टाइगर पीक वाला किया था, उसका जो अपर बेस कैंप था, वहाँ पे हमने कैंपिंग की। अच्छा तकी साहब, इसके अलावा जैसे आपके माशाल्लाह एक बेटी है, तो और भी बच्चे आप चाहते हैं कि अपनी इस तरह की सरगर्मियों में आप रखना चाहें, या इस तरह से दूसरे बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं? मेरी दूसरी बेटी है और वो इससे थोड़ी छोटी है, क्योंकि छोटी होने की वजह से वो अभी इतनी ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है कि वो कहना माने। लेकिन जैसे ही वो कहना मानने लगी तो वो भी हमारे साथ आ जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये स्टोरी बताने का मकसद जो है ना वो ये है कि जितने भी हमारे नाजरीन हम उसको बता सके कि जी अक्सर हम देखते हैं परसेप्शन होता है कि जी बेटा है तो भाई वो हम उसके लिए ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन भाई आज के दौर में दोनों ही बराबर हैं। और जिस तरीके से जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ना कि आजकल जो बेटियां ना बड़ा नाम बना रही हैं, हम पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री भी देखें या पाकिस्तान में आप देखें तो जिस तरीके से मौके बढ़ते चले जा रहे हैं, खवातीन को हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा नाम करते चले जा रही हैं। आपकी भी बेटियां हैं, आपने कभी सोचा कि इस तरह आप भी चाहे वो लेके जाएं उनको? अच्छा, मेरी बेटियों को थोड़ा सा इस तरफ उनका इतना रुझान नहीं, लेकिन उनका ये कि उनको किसी को पायलट बनना है तो किसी को एयरफोर्स में जाना है, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना शौक होता है ना, तो ये कि अब वो इसका शौक है कि ये एडवेंचरस चीजें करे और मुश्किल चीजें करे, है ना समाविया? तो कुछ लड़कियां होती है जिनको पायलट बनना होता है, किसी को एयरफोर्स में जाना होता है, किसी ने पुलिस ज्वाइन करनी होती है, तो आपने सोचा कभी कि मैं इसके अलावा कभी ऐसा कुछ कर लूं? बड़े होके क्या बनना है? पायलट बन जाए, मेरे ख्याल से तो पायलट बनना चाहिए। टीचर बनना हो, ये भी बहुत अच्छी चीज आपने चूज की है। मतलब क्या, टीचर से तो हर बंदा इंस्पायर होता है, हर बच्चा जो होगा ना छोटी उम्र में वो अपनी टीचर से सबसे ज्यादा इंस्पायर होता है। तो कौन सा एक तो सबसे फेवरेट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ से। फिर तो आप बहुत ज्यादा हाइट भी जो है नापती चले जाएंगी। अच्छा, दूसरे जानब जो है हमारे साथ ताकि साहब भी मौजूद है। ताकि साहब, ड्रामों के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, अब बड़े प्रोजेक्ट्स पे देखा, फिर उसके बाद बड़ी स्क्रीन पे भी आप नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्तों में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अब अपकमिंग हो, क्योंकि ड्रामे में तो हम आपकी अदाकारी को देख रहे हैं, इसी तरीके से बड़ी स्क्रीन पे भी देख चुके हैं, तो कुछ ऐसा है कि जी आपका कुछ मेन लीडिंग कैरेक्टर के साथ कुछ आ रहा होना है? बिल्कुल आ रहा है, मेन लीडिंग से ज़्यादा ये फिर थोड़ा विलेनिश, क्योंकि अभी जो चीज़ हिट हुई थी फिर यही होता है कि आपको टाइप कास्ट किया जाने लगता है, तो विलन के रोल में ही ज्यादा देखा जा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज है ना, लोग बोलते हैं हमें डायरेक्टली मेन लीडिंग रोल मिल जाए, लेकिन जो एक अदाकार होता है ना उसके लिए ये नहीं होता कि जिसने मेन लीडिंग कैरेक्टर करना है, उसके लिए कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि किस कैरेक्टर में वो जा सकता है, कोई कौन सा कैरेक्टर उस पर सूट कर रहा है। भाई आपके ऊपर तो खैर हमारी मेट्रो न्यूज की जो पूरी टीम है उनकी जानिब से आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं खास करके, और आपको आज स्टूडियो में बुलाने का मकसद जो था ना फरहा, वो यही था कि हम अपने तमाम जो व्यूअर्स उनको बता सकें कि
कि वालिदैन को ना अपने बच्चों के लिए खुद प्रिपेयर्ड बच्चों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो आपने बोला जी उनकी जिंदगी है, वो जो चाहे कर लें। ठीक है, एक वक्त आता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनके फैसले होते हैं, लेकिन जब तक वो आपकी कस्टडी में है कोशिश करनी चाहिए कि उनके पॉजिटिव माहौल दे और अच्छे तरीके से अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए उनको वो तमाम चैलेंजेस अबूर करने पर जो है ना आमादा करें, ताकि उनका और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा हमारे नाज़रीन को कि बाप और बेटी का जो बॉन्ड है ना, वो हमेशा से हमने भी यही देखा है कि हम अपने बाबा से ज्यादा करीब रहे। तो बेटियां जो है ना वो अपने बाबा से ज्यादा करीब रहती हैं, तो इसी तरह जब बाबा साथ होते हैं तो हम मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ी मुख्तसर है और यहाँ पे हम तकी साहब से भी इजाजत चाहेंगे और बहुत सारी हमारी गुड विशेस जो है ना वो हमारे साथ मौजूद हैं। समाविया, तो समाविया आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आप सुबह उठकर आई हैं और टाइम निकाल कर आई हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। और इसके साथ साथ तकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमने आपकी मुलाकात करवाई तकी अहमद से और उनकी प्यारी सी बेटी से। और ये कितनी अच्छी चीज़ है ना मुख्तार कि इतनी कम उम्र में बच्चों को इस तरह का जज्बा और इस तरह की चीज़ों से जो है ना उनको बावर कराया जाता है, रोशनास कराया जाता है कि आगे चल, ताकि वो आगे चल के जो है ना अपने करियर या अपनी चीज़ों पर इस तरह से। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी, देखें एक वालिद का अपनी बेटी के साथ जो कनेक्टिविटी और बॉन्ड जो दिखाया है ये बहुत अच्छा था। इस पे मैं सल्यूट करूंगा तकी अहमद को भी, और खास करके एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो आप बल्कि खुद से उनके लिए रास्ते बनाना शुरू कर दें या उनको ऐसे एडवेंचर की तरफ लेके जाएं जहां उनका माइंड करता है। अब हमने वही डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वाली बात तो की है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चा कोई एडवेंचर करना चाहता है तो वालिदैन का बड़ा किरदार आता है। और फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि कहीं कहीं जैसे जाहिर है वो छोटी बच्ची है, 8 साल की है, तो उसके लिए थोड़ा क्या बहुत ज्यादा उसके लिए मुश्किल रहा। और कहीं कहीं जब वो बहुत ज्यादा आ जाए, हाँ थोड़ा सा जाहिर है सांस का मसला है या उसको कुछ डर, या वो जाहिर है बच्चे बीमार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, कितना प्रोटेक्टिव फील करते हैं बच्चे जब अपने फादर या अपनी मदर के साथ बच्चे होते हैं। तो ये है कि इस तरह से जो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी होता है ना वो भी डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज में खुद को खुश महसूस करते हैं कि उनके लिए इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियां बहुत जरूरी होनी चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे अभी तो हम देख रहे हैं कि सानिया का सिलसिला है, लेकिन इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से हम खबर ले रहे हैं ना, तो वहां पे हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पिछले हफ्ते मरियम औरंगजेब को सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया। आपने को देखा कितनी अच्छी लग रही है, कितना वेल ग्रूम्ड हुई है, मतलब हम भी सैल्यूट उनको करेंगे कि इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम तो कह रहे हैं, हमने उनकी तस्वीरें देखी लेकिन हमारे जो अदाकार हैं वो भी इस चीज को जो है ना अब तारीफ के बगैर रह ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं इतना मरियम नवाज के बाद अगर किसी की ट्रांसफॉर्मेशन से हम इंस्पायर हो रहे हैं या हम मोटिवेट हो रहे हैं तो वो मरियम औरंगजेब की ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमने देखा जहां सोशल मीडिया पे लोग उन पे तनकीद भी कर रहे थे तो वहीं उनको सराहा भी जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत कम दिखाई देती हैं और लोग बहुत इस चीज पर डट जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, अपना ख्याल तो हर कोई रखता है। आप देख सकते हैं कितनी, देखिए एक जगह देखें आप उनको कि वो थोड़ी सी हेल्दी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही पिक्चर्स में अगर आप देखें तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने आप को जो है ना मेंटेन किया है। मरियम औरंगजेब की हैरान कुन ट्रांसफॉर्मेशन में बुशरा अंसारी और इसके साथ साथ ज़ारा अनवर भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकी हैं। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा बुशरा अंसारी और ज़ारा नूर अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब की ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी हैं। मरियम औरंगजेब को हाल ही में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी में देखा गया, जहां वो अपने वजन में कमी के बाइस खबरों की जीनत बनी रही। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आई हैं तो उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन हमें तो जो है ना उनका नया लुक बहुत पसंद भी आया। और हमने उस दिन मैं और मुख्तार भी यही बात कर रहे थे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन अगर होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग दंग रह जाएं, देखते रहें। देखिए अब तनकीद तो एक चीज बड़ी अच्छी आपने देखी कि जुनैद सफदर की शादी का जिक्र आ रहा है कि वो उसमें उन्होंने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, वो कहते हैं सही वक्त के ऊपर अपने आप को लोगों को दिखाना ज्यादा जरूरी है। वो हम कहते हैं ना कि आप जो है वो ग्रूमिंग करते रहें और लोगों को बताएं कि हम जो है ना वो ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, किसी को बताएं नहीं, खामोशी से जाएं, जिमिंग करें, खामोशी से सारे अपने काम करें और जब रिवील करने का टाइम आए
एंड टाइम पे रिवील करें जब लोग ताकि दंग रह जाएं कि वाकई में कुछ बड़ा जबरदस्त सा हो गया उनका। और बिल्कुल उन्होंने जो है ये भी कहा कि मुझे यही बात पसंद है कि सबसे ज्यादा औरतों में कि उनकी मजबूती और ये ताकत है जो वो चाहती हैं वो करके दिखाती हैं। तो ये तो हम इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जो औरतें अगर अपने लिए चाहें वक्त निकालना, ये देखें जो घर में लेडीज होती है ना, ये उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप अपने लिए पूरे दिन में से अगर आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए सिर्फ निकालें। एक वो कहते हैं ना मी टाइम जो होता है, उसमें आप चाहें तो अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने, आप अपना एक्सरसाइज करें, कॉफी पिए, चाय पिए, अपने लिए वक्त निकालें और अपने लिए जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है और आने वाले दिनों में ना हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे जो खास करके आपको जरूर बताएंगे कि आपका अपना मी टाइम कितना ज्यादा जरूरी है, हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीज ना लोगों को पता ही नहीं है, लोग अपना टाइम से दूसरों के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये चीज बड़ी है। अब इसमें बुशरा अंसारी साहबा का ये कहना है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर मरियम औरंगजेब की तारीफ करते हुए लिखा कि मरियम को बतौर इंसान करीब से जानती हूँ, उनका वजन कम करने का सफर, मेहनत, मजबूत इरादे और मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करता है। शाबाश मरियम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, माशाअल्लाह। क्या बात, ये तो है बिल्कुल। दूसरी जानिब ज़ारा अब्बास ने भी कुछ कहा। उन्होंने भी कहा कि जबकि उन्होंने मरियम औरंगजेब की तब्दीली को सराहा और कहा कि ये इस बात का सबूत है कि अगर एक औरत अपना ख्याल रखे तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे औरतों की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है कि उनकी मजबूती और ताकत ये है कि वो जो चाहती हैं वो करके दिखाती हैं। क्या बात है। अब आप ख़वातीन की मजबूती, ख़वातीन के इरादे, ख़वातीन का जो एक वक़ार है, ख़वातीन का जो पुरमिजाजी है, आप उसके ऊपर बात कर रही हैं। तो वहीं हमने देखा कि जी हिना आफरीदी जो कि खबरों की जीनत वो भी बनी रही है। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी हिना आफरीदी के हवाले से। और अब वो कहते हैं कि पिया घर सदा गई हैं और ऐसे में हम हमारी बहुत सारी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने हस्बैंड से कुछ डिमांड्स कर रही थी और वो डिमांड्स करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए शादी के बाद तो फिर शौहर ही बचता है जो आखिर जिससे हम डिमांड्स कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माहाना 5 लाख और बिजनेस क्लास में सफर करूंगी। उन्होंने अपने शौहर से ये दिलचस्प डिमांड की जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। पाकिस्तानी अदाकारा हिना आफरीदी और अदाकार तैमूर अकबर शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोशल मीडिया पर अदाकार जोड़े की तस्वीर वायरल हो रही है। अदाकार अपने निकाह के मौके पर सफेद रंग का लिबास जेबतन किया जिस पर भारी उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी थी जो कि काफी नुमाया रही है। अदाकारा के निकाह की जहां तस्वीर वायरल हो रही है वहीं एक वीडियो भी सामने आई जिसमें हिना आफरीदी अपने शौहर तैमूर अकबर से दिलचस्प डिमांड्स कर रही हैं। वायरल वीडियो में देखा गया कि अदाकारा निकाह के मौके पर अपने शौहर तैमूर से माहाना 5 लाख रुपए खर्च और हर 6 माह बाद बिजनेस क्लास में सफर की डिमांड कर रही हैं। हिना आफरीदी ने यह भी कहा कि महंगे कपड़ों शॉपिंग के समय सारा खर्च भी शौहर को उठाना पड़ेगा और वो अपनी जेब से कोई पैसे खर्च नहीं करेंगी। क्या बात है। चले भाई ये तो अच्छी बात है। और जब नए कहते हैं कि रिश्तों में बनते हैं तो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं और वो सारी ख्वाहिशात पूरी भी होनी चाहिए। एक हमने देखा कि वो एक हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था कि सारे लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। बल्कि लोगों को ना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब इस तरह की शादियों के माहौल होता है और ऐसे में कोई डिमांड कर दे तो वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई लड़की की जानिब से बड़ा जो है प्रेशर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मजाक हंसी मजाक के माहौल में था, बहुत अच्छे तरीके से ये बात थी। और हर औरत को ये एक बात है मुख्तार, अगर आपसे आपकी दुल्हन इस तरह की डिमांड्स करे तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरे जानिब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे या प्राइवेटाइजेशन की अगर जब बात हो रही होती है तो हम पीआईए का डायरेक्ट दिमाग के अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जी अभी हमने देखा कि पीआईए जो है प्राइवेटाइज हो गई है। लेकिन ऐसे में आपको पता है कि हमारे एक और कॉमेडियन हैं जिन्होंने मुतालबा किया कि शहर कराची को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब वो क्या कह रहे हैं? ताबिश जो कि बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, एक बड़े बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का। इसमें ऐसे देखिए अभी वो जज्बाती उन्होंने एक बात कही है क्योंकि अभी जो हमने सानेह के बारे में हम फिर बात करेंगे अगर तो उसमें वो थोड़ा सा जज्बात में आ गए। उन्होंने कहा कि कराची को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए और हम मिलकर खरीद लेंगे सारे और हम मिलकर चला भी लेंगे। बात बुरी तो नहीं, मैं तो एग्री करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे अच्छा चला लेंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि ना हम ये देख रहे हैं कि जी जो सिविक सेंस हो गया लोगों में ज्यादा अब आ चुका है। ऐसा नहीं है कि लोगों में नहीं आया। अच्छा, लोग इस चीज के मुंतजर हैं कि हुकूमत कब काम करेगी फिर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। हुकूमत ने ई चालान के हवाले से जो है आपने देखा
देखा KG कैंपेन चलाई, हुकूमत ने आगाही दी, हुकूमत ने कैमरे लगा दिए, आपने देखा लोग अपनी लाइन से आगे नहीं बढ़ रहे। हमने ये भी देखा कि लोग हमने खुद भी देखा, बिल्कुल लोगों ने सीट बेल्ट का यूज करना शुरू कर दिया। हुकूमत का इनिशिएटिव होगा तो आवाम उस पर अमल करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, उन्होंने मजीद ये कहा कि मेजबान ताबिश हाशमी ने कराची में होने वाले सानहे गुल प्लाजा पर सख्त रंज का इजहार किया। एक प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां गुल प्लाजा से लाई गई कोई चीज मौजूद ना हो। बचपन से लेकर जवानी और अब पक्की उम्र में हैं जो एसोसिएशंस कराची में थी वो एक एक करके खत्म हो रही हैं। और उन्होंने मजीद भी इस हवाले से कहा कि वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जवाबदेह हूं, लेकिन ये सब सिर्फ बातों से नहीं होगा, अमल करना पड़ता है। ये कराची में कोई पहला वाकया नहीं है, कई आग लग चुकी है, कई डंपरों के नीचे बच्चे आकर मर चुके हैं। मेजबान ने मजीद कहा कि अगर CM जवाबदेह हैं तो मुझे बताएं क्या ये उनका ओहदा गया या उनकी तनख्वाह कटी। मुतासिर अफराद को जो हरजाने दिए जाते हैं वो भी अपनी जेब से अदा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेटाइज कर दिया, अगर आप इसी तरह कराची को भी प्राइवेटाइज कर देंगे तो कराची के पठान, बलोच, सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं हम सब मिलकर शहर खरीद लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा शहर चलाएंगे। अगर इसी तरह चलना है तो क्योंकि उनसे बुरा तो कोई नहीं चला पाए, हम शहर को कोशिश के बावजूद उससे अच्छा चला लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं, ये बात करने का मकसद ये है कि हुकूमती इदारे मुतनब्बे हो जाएं। अगर आपसे नहीं चल रहा तो आप अच्छी गवर्नेंस लेकर आएं, आप अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें ताकि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे तरीके से माहौल को सिखाएंगे भी और खास करके ट्रेन भी लोगों को करेंगे। अब जब माहौल में हम ये देख रहे हैं कि वही तमाम लोग मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जितनी भी भर्तियां होती हैं वो हमें शहर कराची से नजर नहीं आती। शहर कराची को चलाने के लिए शहर कराची के लोगों का इन्वॉल्व होना ज्यादा जरूरी है। तो ये इस तरह के वाकयात से बचना जाहिर है। देखिए अभी रंजो गम का इजहार उन्होंने किया और वो खुद भी कराची से हैं, उनका ताल्लुक वो यहाँ अपने शहर को। हमने एक प्रोग्राम में भी देखा जहाँ उन्होंने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को भी जो है ना आड़े हाथों लिया और तनकीद का निशाना बनाया कि कराची कब सही होगा। तो उन्होंने कहा कि कराची तो सही है, लेकिन अब हमारे पास वक्त है कि अभी भी हम अगर संभल जाएं और अपने शहर पे काम करना शुरू कर दें तो यही इदारे, यही गवर्नमेंट बेहतर तरीके से चला सकती है अगर चलाना चाहे। बिल्कुल। ताबिश हाशमी ने एक और सवाल उनसे किया था, कहा था कि आपको रात को नींद आ जाती है? बड़े मजे से आती है। तो बड़े सुकून से कैसे सोते हैं? ये तो सवाल हम भी करना चाहते हैं कि कैसे सुकून से नींद आ जाती है। हम 4 दिन गए तो हमारी रातों की नींदें जो है ना वो उड़ चुकी हैं। मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में फिल वक्त हमारे साथ इतना ही है। हमारी स्टोरीज और खास करके वक्त जो है वो बड़ा मुख्तसर सा है। इंशाल्लाह आप लोगों से नई स्टोरी के साथ फिर कल मुलाकात होगी और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमें आपकी फीडबैक का भी बहुत इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।